बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो पोजीशन के बारे में है। इसमें जो आम तौर पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो एक्सप्लेन द पोजीशन, उसकी काइंड्स और उसके मोड्स के एक्विजिशन जो है वो पोजीशन की कैसे होती है। इस वीडियो में ये बताता चलूँ हमेशा की तरह कि हमारी कोशिश होती है कि कम वक्त के अंदर हम आपके साथ ज़्यादा चीज़ें शेयर कर सकें। इस वीडियो का जो कंटेंट और इस में जो आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो रिटन कंटेंट नज़र आ रहा है, इसकी लेंथ इतनी रखी गई है कि पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए, और जब आप इसको अगर रिप्रोड्यूस करें एज इट इज़ भी अगर एग्ज़ाम में आप लिखते हैं ये, तो वो आपका 35-40 मिनट के अंदर जो है कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन। मतलब टाइम इतना ही होता है एग्ज़ाम्स के अंदर किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले कि पोजीशन क्या होता है और इसकी जो काइंड्स हैं वो क्या होती हैं और कैसे एक्वायर होती है। तो पहली हेडिंग जो है इसमें हमेशा की तरह वो हमारी इंट्रोडक्शन है कि पोजेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द लीगल हिस्ट्री। ठीक है, पोजेस करने से मुराद है किसी चीज़ को अपने उसमें रखना, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर हम ये बात करें कि मीनिंग अगर इसका हम पहले देख लें कि किसी चीज़ के ऊपर फिज़िकल कंट्रोल का होना जो है वो पोजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके इंट्रोडक्शन में अगर देखें कि किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना, उसको ऑक्यूपाई करना, वो ज़मीन है, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम पोजेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि पर्सन मे हैव द राइट्स ऑफ पोजेशन ऑन सम प्रॉपर्टी वाइल पोजेशन डज नॉट शो ओनरशिप। कि किसी चीज़ के ऊपर काबिज़ होना और उसका मालिक होना, ये दो अलग चीज़ें हैं। हो सकता है कि कुछ केसेस में ऐसे भी हो कि मलकियत ना हो और पोजेशन हो। ठीक है, और पोजेशन किसी के पास हो और ओनरशिप ना हो। तो ये चीज़ें जो है वो इस हवाले से हैं। बहरहाल इसमें जो राइट है पोजेशन, इसका ये मतलब है कि किसी चीज़ को होल्ड करना। ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं। जो अभी हमने मीनिंग वाला इसका हेडिंग थी, वो हमने इसकी देखी है कि पोजीशन मींस फिजिकल कंट्रोल ओवर थिंग्स। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो हेडिंग है इसकी डेफिनेशन क्या है। A person who is a possessor of anything, he has complete control over the things and has the right of exclusion of other is called possession. यहाँ पे एक वर्ड आपके सामने जो मैंने इस वक्त हाईलाइट की है, एक्सक्लूजन से मुराद ये ली जाती है कि किसी चीज़ का उसमें निकाल देना किसी चीज़ को। जैसे अगर कोई आदमी के पास कोई ज़मीन है, उसका पूरा कंट्रोल उसके पास है और उसके पास ये हक महफूज है कि वो अपनी ज़मीन में किसी और को ना आने दे। प्रॉपर्टी हो सकती है, मकान है, दुकान है, कोई भी चीज़ है, तो उसके पास ये हक है कि वो किसी और को बीच में ना आने दे उसके हवाले से। तो ये इसकी डेफिनेशन है पोजेशन की। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। उसके बाद जो हमारे पास हेडिंग है वो ये है कि इनके मोड्स क्या होते हैं, यानी किसी चीज़ को एक्वायर करना है, किसी चीज़ को ऑक्यूपाई करना है, उसकी पोजीशन को, तो उसके क्या मोड्स हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है टेकिंग। इससे मुराद ये है कि आप किसी चीज़ को हासिल कर लेते हैं। ठीक है, विदाउट द विलिंगनेस ऑफ द ओनर, यानी कि जो मालिक था उसकी विलिंगनेस नहीं थी, लेकिन आपने वो चीज़ हासिल कर ली। अब यहाँ पर जो चीज़ देखने वाली है वो है राइटफुल टेकिंग ऑफ पोजेशन एंड रॉन्गफुल टेकिंग ऑफ पोजेशन। दो चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे जो हम पहले की बात करते हैं कि एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो entitled है कि to get some money from the customer and shopkeeper give possession of the thing to the customer. This is example of a rightful taking of possession. अब यहाँ पर ये मुराद ली जा रही है कि किसी दुकानदार को आपने कोई रकम अदा की, ठीक है, और वो दुकानदार ने आपको किसी चीज़ कोई चीज़ आपके हवाले कर दी, तो ऐसी पोजीशन को हम राइटफुल टेकिंग ऑफ पोजीशन कहेंगे। दूसरी चीज़ जो है वो है रॉन्गफुल। अब रॉन्गफुल टेकिंग ऑफ पोजेशन ये है कि अगर कोई चोर कोई चीज़ चुरा लेता है,
ठीक है? तो वो उस चीज़ को पोज़ेस तो कर लेता है, एक्वायर तो कर लेता है, लेकिन वो रॉन्गफुल टेकिंग ऑफ पोज़ेशन है। तीसरी चीज़ है ओरिजिनल टेकिंग ऑफ पोज़ेशन, ठीक है? इससे क्या मुराद ली जाती है कि इफ अ पर्सन कैप्चर्ड अ वाइल्ड एनिमल व्हिच डज़ नॉट बिलॉन्ग टू एनीबॉडी, सच काइंड ऑफ पोज़ेशन इज़ कॉल्ड ओरिजिनल टेकिंग ऑफ पोज़ेशन। कि जैसे फ़र्ज़ कर लें कि कोई जंगल में गया और उसको वहाँ पे कोई जानवर नज़र आया और उसने उस जानवर को अपने कब्ज़े में ले लिया, ठीक है? तो इसको हम ओरिजिनल टेकिंग ऑफ पोज़ेशन कहते हैं। दूसरी बात जो है इसमें एक हेडिंग, वो है इसकी डिलीवरी। कि एक तरीक़ेकार पोज़ेशन का ये है कि इसमें किसी की जो विलिंगनेस है, ये आमादगी जो जिसको हम अगर उर्दू में कहें, ठीक है? तो जो प्रीवियस पोज़ेसर था उसकी आपने खुशी से या विलिंगनेस से जो था उस चीज़ को हासिल कर लिया, जो उसको पहले पोज़ेस कर रहा था उस आदमी से आपने उसकी विलिंगनेस के साथ उस चीज़ को हासिल कर लिया। तो किसी ने आपको वैसे कोई चीज़ दे दी, ये डिलीवरी है, ये इसका मतलब है, तो भी पोज़ेशन कंप्लीट हो गया। एक्चुअल डिलीवरी, यहाँ पे एक्चुअल डिलीवरी से मुराद ये ली जाती है कि जो फिज़िकल कंट्रोल है किसी चीज़ का, किसी शख्स के पास होना, अ, उसको हम एक्चुअल जिसको कहते हैं कि वो पोज़ेस कर रहा है किसी चीज़ को। अब यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जो डिलीवरर है यानी देने वाला जो है, वो कैन और कैन नॉट रिकलेक्ट द पोज़ेशन बिकॉज़ इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ट्रांज़ैक्शन। इस सूरत में वो डिपेंड करता है उस नेचर, ट्रांज़ैक्शन की नेचर पे, कि क्या वो उससे दोबारा अपनी पोजीशन वापस ले सकता है या नहीं ले सकता। इसकी एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं कि ए ने बी को एक बुक जो था वो पढ़ने के लिए दी। अब ए रिकलेक्ट पोजीशन ऑफ द बुक, बट if A sells his book to B, so A cannot collect his possession। यहाँ पर मतलब ये मिसाल जो इसमें आपको दी गई है उसके अंदर ये है कि किसी ने जो था वो बुक जो थी वो बी को लेंड की, एक किताब थी वो उसको दे दी, और लेकिन ए उससे वो किताब वापस भी ले सकता है। लेकिन अगर ए ने बी को वो किताब फ़रोख्त कर दी है, अब चूँकि वो फ़रोख्त हो चुकी है, ठीक है, उसने उसकी रकम ले ली, उससे जो पैसे थे वो ले लिए। अब जो ए है वो रिकलेक्ट नहीं कर सकता उससे, ठीक है, क्योंकि वो बेच चुका है उस चीज़ को। इसके बाद कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी से मुराद ये ली जाती है कि कोई ऐसा एक मतलब रेफर ये करती है कि ऐसा एक्ट है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन का बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, विच एक्चुअल ट्रांसफर इज इम्पॉसिबल इन दिस काइंड ऑफ अ डिलीवरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ हम देखते हैं उसमें एक इसकी सब हेडिंग है कि इसकी फॉर्म्स जो हैं। पहली बात है ट्रेडिशियो ब्रेवी मैन्यू। इसमें ये है कि इस केस में पोजेशन जो है वो सरेंडर की जाती है टू वन हु हैज ऑलरेडी इन पोजेशन। फॉर एग्जांपल, इफ यू लेंड अ बुक एंड लेटर ऑन आई प्रेजेंट इट टू यू। इससे मुराद मैं आपको इसका अगर आसान लफ्ज़ों में ये बताऊं कि किसी ने मिसाल के तौर पे मैंने किसी को एक किताब दी पढ़ने के लिए, और फिर मैंने उसको कहा कि अच्छा, मैंने ये जो आपको मैंने किताब दी थी, ये मैंने आपको तोहफ़ा कर दी है, आपको गिफ्ट कर दी है, अपने पास ही रखें। ठीक है? तो ये एक उसका कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। दूसरा है अटॉनमेंट। अटॉनमेंट से मुराद ये है कि इसमें रियल प्रॉपर्टी जो है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है? यहाँ पे एक नया लैंडलॉर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस होता है इस हवाले से। इस हेडिंग में जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि ये जो इंग्लिश जो है इज़ अ रियल प्रॉपर्टी लॉ। ठीक है, कि इसमें वो एक्नॉलेजमेंट हो रही है न्यू लॉट बाय द टेनेंट और डिपार्चर फ्रॉम द लैंड। कि अब एग्जांपल हम इसकी जब अगर देखें तो उससे आपको इसको ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ए ने जो था वो एक मिस्टर ए ने कोई ज़मीन थी वो बी को उसने फ़रोख्त कर दी। लेकिन वो ज़मीन जो थी सी के पोज़ेशन में थी। उसका जो कब्ज़ा था वो सी के पास था बतौर किराएदार। ठीक है, सी जो था एक किराएदार था, उसमें रह रहा था, लेकिन मालिक कौन था? ए था। मालिक ने बी को जो था वो अपनी वो ज़मीन जो थी वो फ़रोख्त कर दी। अब सी जो है वो एग्रीज विद द बी टू होल्ड इट फॉर द फ्यूचर ऑन हिज अकाउंट इंस्टेड ऑफ
an account of A. Here B secures immediate possession by constructed delivery by the way of atonement. इसका ये मतलब हुआ कि जब वो उसको ये पता चला C को कि A ने तो B को बेच दी है, तो फिर उसने B के साथ जो था इस चीज़ पे मफाहमत कर ली या एग्री कर लिया कि वो इसको अपने पास रखे। ठीक है, तो इसको हम जो है वो इस अल्फाज में एग्जाम्पल को हम क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद ऑपरेशन ऑफ लॉ है। यहाँ पे अगर आप देखें कि द लॉ मूव्स गुड फ्रॉम कंट्रोल ऑफ वन पर्सन टू द कंट्रोल ऑफ अनदर। फॉर एग्जांपल कि अगर इसमें हम एक मिसाल ये लें कि अगर कोई शख्स फोत हो जाता है, ठीक है, तो इसमें जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसके वारसीन जो होंगे, वरसा जो होते हैं, वो उनको ट्रांसफ़र होती है। तो इसका मतलब है कि ऑपरेशन ऑफ लॉ से भी प्रॉपर्टी जो है वो किसी एक से किसी दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन ऑफ लॉ का जो है वो आपने देख लिया। इसके बाद है रस नलियस। इसमें आप इसकी मिसाल ले सकते हैं कि अ थिंग व्हिच हैज़ नो ओनर। अब इसके मुताबिक ये है कि जिस शख्स ने पहले वो चीज़ तलाश कर ली, ठीक है, वो चीज़ जो है वो उसकी। अब इसमें मिसाल तो दोबारा वही दी गई है कि अगर कोई शख्स इस तरह जंगल में था और उसने कोई जंगली जानवर देखा और उस पे कब्ज़ा कर लिया, तो उसने उसकी पोजीशन ले ली। इसी तरह कोई आदमी जो था वो ज़मीन खोद रहा था और वो किसी जगह पे उसको नीचे से कोई वैल्यूएबल चीज़ मिल गई, तो वो उसका मालिक बन गया क्योंकि वो ढूँढी उसने थी। ठीक है? तो यहाँ पर इसका ये इसका मतलब हो गया है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस ये हैं कि दिस रूल हैज़ फॉलोइंग एक्सेप्शन इफ अ पर्सन फाइंड्स अ थिंग एज़ अ सर्वेंट ऑफ अनदर पर्सन। मतलब अगर इसका ये आपको ज़रा समझाने के लिए आसान हो जाएगा कि अगर मतलब किसी घर में, फैक्ट्री में, किसी दुकान में कोई चीज़ गुम हो गई और वो किसी मुलाजिम को वहाँ पे मिल गई, तो वो कहे जी कि मैं तो इसका ओरिजिनल कि मैंने ही ढूंढी है तो फिर मैं ही ओनर हूँगा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर किसी और के सर्वेंट के तौर पे काम कर रहा था, लिहाजा वो चीज़ उसकी ढूंढने की वजह से वो उसकी नहीं हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कि इफ द पोजेशन ऑफ अ थिंग वाज गॉट थ्रू ट्रेसपास और अदर रॉन्गफुल एक्ट। यानी अगर किसी शख्स ने कोई गलत तरीके से ट्रेसपास किया है, यानी किसी की ज़मीन में या किसी की प्रॉपर्टी में दाखिल हो गया और वहाँ से उसने कोई चीज़ ढूंढ ली और फिर वो ये कहे देखें मैंने ही तो ढूंढी थी, मैं ही तो इसका फर्स्ट फाइंडर हूँ, तो ये मैं इसका मालिक बन गया हूँ। ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी किसी और की थी, तो किसी और की प्रॉपर्टी में जाके इस तरह की चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं होती। इसके बाद हम काइंड्स ऑफ पोजेशन देख लेते हैं। इसके अंदर जो पोजेशन की काइंड्स हैं उसमें इमीडिएट एंड मीडिएट पोजेशन। ठीक है, इमीडिएट पोजेशन से मुराद है कि फौरी तौर पे किसी को कोई चीज़ जो है वो हैंड ओवर कर दिया, ये उसकी इमीडिएट पोजेशन है। ए बाज़ार में गया, कोई चीज़ खरीदी, उसकी पोजेशन ले ली, वो उसकी हो गई। मीडिएट पोजेशन से मुराद ये दी जाती है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट पोजेशन है। इसमें एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि ए जो था उसने अपने मुलाजिम को बाज़ार भेजा किसी चीज़ खरीदने के लिए, ठीक है, और उसके मुलाजिम ने वो चीज़ खरीद ली, तो वो पोजेशन तो उसके मुलाजिम के पास आ गई लेकिन ए के पास नहीं आई। द पोजेशन ऑफ ए इज मीडिएट पोजेशन। अब है तो वो ए की, लेकिन अभी वो उस तक पहुंचा नहीं मुलाजिम वापस लेके, तो वो बीच में अब मीडिएट पोजेशन हो गई कि वो सर्वेंट के पास तो आ चुकी हुई थी, उसने तो पोजेस कर ली थी, लेकिन जब वो वापस लेके आएगा और उसके हवाले करेगा, तो वो बी की तो बन चुकी थी, लेकिन अब वो बी के हवाले बाद में हो रही है। इसमें इसकी एक पहली जो काइंड है वो ये है कि इसमें ओनर हैज़ द राइट ऑफ पोजेशन ऑन थिंग विच इज़ अंडर पोजेशन ऑफ हिज सर्वेंट ऑन हिज बिहाफ एंड हिज सर्वेंट हैज़ नॉट राइट ऑफ पोजेशन। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपने किसी को कोई किताब खरीदने के लिए, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए भेजा, तो वो उस वक्त वक्ती तौर पे तो उसकी पोजेशन में वो चीज़ आ गई, लेकिन ओनर नहीं था वो उसका। ठीक है, दूसरी सूरत में ये है कि इस केस के अंदर जो है वो हम ये देखते हैं कि पोजीशन इज विद द पर्सन हु होल्ड द थिंग ऑन हिज बिहाफ। ठीक है, कि वो उसके बिहाफ पे किसी चीज़ को होल्ड करता है, ठीक है, या किसी और शख्स के बिहाफ पे वो चीज़ होल्ड करता है, और वो बाउंड है कि वो इस बात का मतलब उस पर ज़रूर लाजिम है कि वो उसको हैंड ओवर करे। ठीक है,
जैसे कोई किताब किसी से पढ़ने के लिए ले लेता है तो वो फिर बाउंड है कि वो वापस करे उसको। थर्ड काइंड के अंदर जो है पोजेशन जो है विद द पर्सन, ही इज बाउंड टू रिटर्न द थिंग आफ्टर सर्टेन पीरियड। अब ये है कि उसने किसी को पोजेशन दी थी, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देखें कि ए ने बी को जो था वो कुछ प्लेज कर दी कोई चीज, ठीक है। इफ ए गिव सम मनी टू बी एंड प्लेज सर्टेन थिंग अगेंस्ट मनी, और उसने जब उससे रकम उधार ली तो उसने कहा कि भाई अब मैं आपसे कोई रकम उधार ले रहा हूँ, तो चलें आप वक्ती तौर पे मेरी ये घड़ी जो है ना ये अपने पास रख लें, यानी प्लेज कर लें इसको, रकम मुझे दे दें मैं अपने इस्तेमाल कर लूँ। तो ए के पास जो था, ए हैज इमीडिएट पोजेशन ऑन द थिंग्स बट बाउंड टू रिटर्न द थिंग्स टू बी ऑन द पेमेंट ऑफ डेट। अब इसका ये मतलब है कि अब जो उसने इससे रकम ली थी, वो रकम जब उसको वापस करेगा तो अपनी घड़ी से वापस ले लेगा, ठीक है। तो ये एक उसकी और चीज़ थी। आगे हम आ जाते हैं कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल पोजेशन। कॉर्पोरियल से मुराद है कि जो चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है किसी चीज़ पे, ठीक है। कॉर्पस कहते हैं बॉडी को। तो कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट मौजूद होना। तो इसका मतलब है कि कोई मटेरियल चीज़ है, फिजिकल चीज़ है, जैसे गाड़ी है, किताबें हैं, टेबल कुर्सी मेज़ वगैरह, ये फिजिकल चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें फिजिकल नहीं होती, जैसे इनकॉर्पोरियल हैं। इनकॉर्पोरियल चीज़ें जो इममटेरियल होती हैं, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये वो चीज़ें हैं जिनका कोई, ये इंटेंजिबल्स हैं, जिनका इममटेरियल है, वो कोई नज़र नहीं आ रही होती हैं। उन चीज़ों को कोई देख, मतलब कोई पकड़ नहीं सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो इममटेरियल होती हैं। इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन की हेडिंग है अगली जो है इस सवाल के हवाले से। इसमें द ओनर हैज़ अ पोजीशन ऑफ द थिंग थ्रू हिज सर्वेंट, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं कि ओनर कैन एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द थिंग्स इन द हैंड्स ऑफ हिज सर्वेंट। तो वो कोई भी, मतलब इसमें मैं समझता हूँ कोई इतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, इजी इंग्लिश में लिखा हुआ है। कोशिश यही की गई है इस में कि हम अपनी इन चीज़ों के अंदर जो है वो इजी लैंग्वेज को यूज़ करें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अगली कंकरेंट पोजीशन की हेडिंग है, इसमें ये चीज़ हाइलाइट की है कि द पोजेशन ऑफ अ थिंग मे बी इन द हैंड्स ऑफ टू और मोर पर्सन एट द सेम टाइम बट क्लेम्स आर डिस्ट्रक्टिव फॉर ईच अदर। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ एक थोड़ी समझने वाली है कि आई मे पोजेस अ पीस ऑफ लैंड एंड अदर पर्सन मे हैव द राइट ऑफ वे ऑन द सेम लैंड। ये चीज़ अगर मैं थोड़ा समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहिए कि ये कंकरेंट पोजेशन जो है ये कैसे होती है। यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा समझ लें कि अ, आपके पास एक ज़मीन है और आपकी ज़मीन के पीछे भी किसी और की ज़मीन है। अब जिसकी ज़मीन आपकी ज़मीन के पीछे, वो अपनी ज़मीन पर जाना चाहता है, तो वो आपकी ज़मीन से गुज़र के ही पहुँच सकता है अपनी ज़मीन में, क्योंकि और कोई रास्ता मौजूद नहीं है, तो उसने आपकी ज़मीन से ही गुज़रना है। तो ये कंकरेंट यानी दोनों चीज़ों का बैक वक्त होना, कंकरेंट होना, ठीक है, इसको हम कंकरेंट कहते हैं। कि है तो वो एक आदमी की चीज़ है, लेकिन दूसरे को भी बीच में से गुजरने का चूंकि रास्ता चाहिए, तो वो उस रास्ते से तो गुजर रहा है, तो वो उसकी पोजेशन तो बन रही है, लेकिन मालिक तो वो नहीं है फिर भी, ठीक है। तो ये चीज़ राइट ऑफ वे जिसको हम कानून की ज़ुबान में जो है वो हम कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ये आगे हो गया। यहाँ नीचे है डेरिवेटिव पोजेशन। डेरिवेटिव पोजेशन जो है ये इसमें बेसिकली इट इज़ अ लॉफुल पोजेशन, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। इसमें पोजेशन तो होती है लेकिन ओनरशिप जो होती है वो नहीं होती, ठीक है। जैसे कोई भी क्रेडिटर जो है वो डेरिवेटिव पोजेशन होती है उसकी अपॉन द थिंग्स प्लेज्ड टू हिम, यानी कोई चीज़ें किसी को गिरवी के तौर पे रखी जाएँ, तो पोजेशन तो उसकी होती है लेकिन वो मालिक नहीं बन जाता, ठीक है। तो इसको हम डेरिवेटिव पोजेशन जो है वो कहते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन इज अ पोजेशन इन लॉ इन फैक्ट वेयर एन इंडिविजुअल हैज़ अ लीगल कंट्रोल ओवर अ प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ हैविंग अ फिजिकल कंट्रोल। तो इसका यह मतलब है कि वो कानूनी तौर पे तो मालिक होता है, लेकिन फिजिकली उसके पास वो चीज़ नहीं मौजूद नहीं होती।
मिसाल के तौर पे गिविंग अ की ऑफ बिल्डिंग इज गिविंग अ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ऑफ द बिल्डिंग, कि किसी को आपने कोई मकान या दुकान वगैरह की चाबी दे दी, तो वो मतलब उसका मालिक तो नहीं है वो, उसके अंदर चीज़ें जो है वो इस हवाले से मतलब इसमें देखी जाती हैं। इसके बाद एडवर्स पोजेशन, यहाँ पे अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एन ऑक्यूपेंट कैन कम इनटू योर लैंड, ऑक्यूपाई इट एंड गेन लीगल ओनरशिप ऑफ इट। द लीगल टर्म फॉर दिस इज एडवर्स पोजेशन एंड इट विल रिमूव द टाइटल ऑफ द ट्रू ओनर। ठीक है, तो इसको हम एडवर्स पोजेशन कहते हैं कि कोई आए आपकी ज़मीन पर उस पर कब्जा करे और बाद में उसकी लीगल ओनरशिप भी हासिल कर ले। तो ये मतलब है कि पहले उसने लीगल ओनरशिप हासिल नहीं की, बाद में की, तो इसको हम एडवर्स पोजेशन कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंडीशंस क्या हैं कि पोजेशन मस्ट बी एक्सरसाइज विदाउट वायलेंस, यानी कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए। पोजेशन मस्ट बी एक्सरसाइज ओपनली, यानी इसमें कोई चोरी वगैरह का मामला नहीं होना चाहिए। और पोजेशन जो है वो मस्ट बी विदाउट लीगल परमिशन। तो ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें हमने डालने हैं। डुप्लीकेट पोजेशन से मुराद ये ली जाती है कि देर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर more than two person to have the possession of same thing at the same time. The possession of one thing of by the one person is compatible, but it is possible when its claims are not against one another. It can clarified by acquiring a contract between two parties. Duplicate possession is exercised. अब इसकी एग्जांपल के तौर पर ये लिया जाता है कि कोई को ओनर्स थे, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों के को ओनर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तो लिहाजा एंड में हम इसका कंक्लूजन आपके सामने जो रखते हैं वो ये है कि ये एक लीगल सिस्टम का एसेंशियल कॉन्सेप्ट है। और प्राइमा फेशिया जो है ओनरशिप, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट काइंड्स एंड डिफरेंट वेज ऑफ एक्विजिशन ऑफ इट, के मुख्तलिफ तरीके से जो है वो इसको एक्वायर किया जा सकता है। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाता है। आपको अगर इसमें कोई भी एक आपकी क्वेरी या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में अपना उसका इजहार करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें, और अपना अपने गिरदोनवा का और अपने चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।